वेलकम इन दिस वेरी एक्साइटिंग सेशन। आज इस सेशन में मैंने लिखा है सिलेबस रिड्यूस्ड इन मैथ्स फॉर 2021 12th बोर्ड व्हिच इज कोरोना इफेक्ट। तो सिलेबस 12th के रिड्यूस किए गए हैं, 10th के रिड्यूस किए गए हैं, सारे सब्जेक्ट्स में मैथ्स में भी रिड्यूस किए गए हैं। तो ये जो सिलेबस रिड्यूस किए गए इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन रहता है। अभी राइट साइड में आप देख रहे हो वहां पे क्या आ रहा है। अभी तो मैंने वो सीधा सीधा आ रहा है कि आपके 80 मार्क्स कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ये तो मालूम होना बहुत जरूरी है कि 80 मार्क्स ऐसे से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 35 मार्क्स कैलकुलस और 45 मार्क्स नॉन कैलकुलस, उस हिसाब से तैयारी करनी है। लेकिन जो सिलेबस रिड्यूस हुआ, अभी मैं आपको पूरा सिलेबस दे रहा हूं और पूरे सिलेबस में मैंने रेड से अंडरलाइन कर दिया। ये सिलेबस का पार्ट आपका डेट हो चुका है, रिमूव हो चुका है सिर्फ 2021 के लिए, 2021 के लिए। ठीक है, तो आपको दोनों सिलेबस एक साथ नजर आ रहा है, बट इसमें मैं कुछ एडवाइस दूंगा, कहीं कहीं पे आपको अलर्ट रहना होगा। तो चलिए देखिए आप यूनिट 1 जो हमारा रिलेशन और फंक्शंस रिलेटेड है, इस यूनिट में आपका क्या लिखा है? इस यूनिट में आपका लिखा है कि कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन और इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आपका रिमूव है, लेकिन इनवर्स ऑफ ए फंक्शन के बारे में मैं एक चीज आपको बताऊंगा, ये आप ध्यान रखेंगे। देखिए इनवर्स ऑफ फंक्शन आपका दो तरीके से निकलता है। एक आपका तरीका, अगर आपने पढ़ा है, बहुत लोगों ने नहीं भी पढ़ा होगा, कि अगर f और gx और g ऑफ fx x के बराबर है तो f और ये एक दूसरे का इनवर्स होता है। ये वाया कंपोजिट फंक्शन है। तो ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, इस पे बेस्ट इनवर्स नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मल जो इनवर्स निकालने का तरीका है, अगर आपने पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो पढ़ने के बाद एक बार इस वीडियो को आप जरूर देखेंगे। नॉर्मल इनवर्स निकालने का तरीका है, हम लोग ऐसे प्रूफ करते हैं कि r to r में हमारा ये 1 1 on 2 फंक्शन है। ध्यान रखिए 1 1 on 2 फंक्शन पढ़ना है, और इस 1 1 on 2 फंक्शन के थ्रू हम इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो हम x को एक्सप्रेस करते हैं y के टर्म में, y - 3/2। ये आपका f इनवर्स y होता है, इसलिए हम f इनवर्स x लिखते हैं, x - 3/2। तो ये मेरा एडवाइस है कि आप ये वाला इनवर्स पार्ट कर लेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। सिलेबस को ध्यान से पकड़ेंगे, ठीक है? क्योंकि 1 1 on 2 फंक्शन पढ़ना है, तो 1 1 on 2 प्रूफ करने के बाद जो हमारा x को y में एक्सप्रेस करके इनवर्स फाइंड आउट करना है, ये वाला पार्ट आपका आ सकता है। तो थोड़ा ज्यादा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, इफ यू आर एमिंग फॉर 100 आउट ऑफ 100। ठीक है, 20 नंबर इंटरनल असेसमेंट है। इसके बाद आप आ जाइए, इसमें आपका क्या लिखा है? ग्राफ फंक्शन, एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मींस फंक्शन के बाद हम आते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में रिलेशन पूरा पढ़ना है। तो इस इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जैसा कि आपका लिखा जा रहा है कि क्वेश्चन डोमेन रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू पे आएगा। तो डोमेन रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू कहने का अर्थ होता है, अगर हम एनालाइज करें तो, क्योंकि पता नहीं सिलेबस कट के करने वाले के मन में क्या है, इसका अर्थ होता है कि इनवर्स में जो हम कॉमन क्वेश्चन बनाते हैं वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लिखा है एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये कट कर दिया है। देख रहे हैं एलिमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिगो फंक्शन, बट ये कंफ्यूजिंग है। आप इनवर्स का क्वेश्चन बना लेंगे नॉर्मल, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना, प्रूव दैट tan इनवर्स 1/2, इस तरह के जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 π/4 एटसेट्रा, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब एक बात का ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन सेट करते समय एक नजर देखता है कि ये कर दिया, क्वेश्चन सेट करना शुरू कर देता है। तो कभी कभी वो बाय डिफॉल्ट नहीं चाहते हुए गलत से छोटा छोटा पॉइंट चला आता है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, ये आपका यूनिट 2 पे आता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में जो आप देख रहे हैं, जिसमें मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट पढ़ना होता है, अलजेब्रा में देख रहे हैं यूनिट 2 आ गया। अलजेब्रा में पढ़ना होता है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। तो मैट्रिक्स में एक बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया। मैट्रिक्स में दो टॉपिक कट है। तो पहला जो टॉपिक कट है, एक्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स whose product is a zero matrix। एक्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिक्स whose product is a zero matrix, इसका कोई बहुत मतलब नहीं था। वो आप पढ़े होंगे कि 1 0 0 0 और 0 0 0 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एक जीरो मैट्रिक्स आता है, ये आपने पढ़ा है। तो ये पोर्शन कट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, सेकंड जो आपका लिखा है, वो सेकंड आप देखिए आपका क्या लिखा है। सेकंड में आपका लिखा है यहाँ पर
कि कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस मींस एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बहुत टीडियस होता है, बच्चे को सबसे ज्यादा परेशान करता है। तो यहां पे आपको रिलीफ दिया गया है। द बेस्ट रिलीफ, अब तक हम जहां तक पहुंचे, बेस्ट रिलीफ आपको है कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं पढ़ना है। बट मैं एडवाइस एक बार आपको जरूर से करूंगा, एक बार पढ़ के देख लेंगे ये होता क्या है, जरूर से देख लेंगे। नहीं पढ़ना है कहने करते एग्जाम में रिवाइज नहीं करेंगे, एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रिपेयर नहीं करेंगे, बट ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। अगर आप आगे मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो ये आप एक बार जरूर से देख लेंगे, मेरा वीडियो लेक्चर भी देख सकते हैं, मैट्रिक्स में 9 या 10 पर होगा, ठीक है। इसके बाद आपका इसमें क्या है, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स, प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स। तो प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ यूनिवर्स ये तो ऐसे भी नहीं आता था, वो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, एक ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है। इस प्रूफ को सिलेबस में लिखा बट इसमें कभी एम्फेसिस नहीं दिया जाता, इसलिए इसका बहुत कोई मतलब यहां पर नहीं है, ठीक है। अभी हम यूनिट 2 में ही है, यूनिट 2 का आप अगला देखिए, अगला आ रहा है। इसमें जो डिटरमिनेंट सेक्शन है और डिटरमिनेंट सेक्शन के साथ जो मैट्रिक्स के बात लिखे हैं, इसमें जो डिटरमिनेंट सेक्शन है और डिटरमिनेंट सेक्शन के साथ जो आपका मैट्रिक्स वाला पॉइंट सब लिखा हुआ है, उसमें कट है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्या कट है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। ये कट कहने का अर्थ है कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी वाला कोई भी क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मींस जैसे हम लोग ये प्रूफ करते थे कि 1 1 1 a b c a square b square से y प्रॉपर्टी a minus b b minus c c minus a, ये कट जाने का अर्थ ये नहीं आना चाहिए। या फिर हम कुछ इस तरह का क्वेश्चन आपको करवाते थे 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 1 plus c, ठीक है। तो इसका जो भी था मेरे ख्याल से ये था 1 plus 1 by a plus 1 by b plus 1 by c समथिंग लाइक, और भी कुछ था, ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो ये नहीं आना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट कहने का अर्थ ये है, मींस आपको डिटरमिनेंट सीधा सीधा एक्सपेंड करना चाहिए, डिटरमिनेंट सीधा सीधा रो और कॉलम वाइज आपको एक्सपेंड किया हुआ मालूम होना चाहिए। बट यहां फिर एडवाइस देंगे, आप कुछ इसका एलिमेंट्री क्वेश्चन बना लीजिएगा, शुरू वाला सब ये नहीं काटना चाहिए था, क्योंकि जब तक सिलेबस कट हुआ, मैं जानता हूं मोर देन 90% लड़के ने इनको पढ़ लिया था, लॉकडाउन में लोगों ने इनको पढ़ लिया था। खैर कट गया है तो आपने इसको पढ़ लिया, अगर नहीं भी पढ़ा तो सिंपल क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। कटने के बाद भी मैं छोड़ने का एडवाइस नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए, और अब डिटरमिनेंट के बाद हम चले आते यूनिट 3 कैलकुलस पे, ठीक है। कैलकुलस में पहले आप देख रहे हैं क्वांटिटेटिविटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव है। तो इसमें आपका क्या है, इसमें आपका है रॉल्स थ्योरम एंड एलिमेंट्री। क्वांटिटेटिव डेरिवेटिव वाले में आप देखिए आपका क्या लिखा है, रॉल्स थ्योरम एंड क्या लिखा है, रॉल्स थ्योरम एंड एलिमेंट्री एंड देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। दिस इज अ बिग रिलीफ, क्योंकि रॉल्स थ्योरम और एलिमेंट्री लिखना बड़ा टेक्निकल है। उसमें क्वांटिटेटिव डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी आपको थोड़ा पता करना होता है। तो ये आपका एक पूरा कंप्लीट टॉपिक, अगर ये हटा दिया तो इस पे आप एकदम छोड़ सकते हैं, मेरा एडवाइस है बिल्कुल छोड़ दीजिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। बाकी आपको डिफरेंशिएशन अच्छे से पढ़ना और क्वांटिटी एट ए पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट भी अच्छे से पढ़ना है। याद रखिएगा क्वांटिटी डिफरेंशिएबिलिटी में लॉपिटल रूल यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक बिग रिलीफ है। और इसके बाद इसमें आइए जहां पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में क्या लिखा है, ये लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं और आप इसको समझ लेंगे, और पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद पिक पर इसको जरूर देखेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसलिए हमने जितना सिलेबस देखा तो लोगों ने या तो कट सिलेबस दिया था या तो लोगों ने जो सिलेबस बच रहा है वो दिया था। मैं दोनों आपको दिखा रहा हूं, आपको एकदम एक क्लियर होना चाहिए। तो इसमें आगे क्या लिखा है आपका, रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज। इसको नॉर्मली हम लोग क्लास में कहते हैं dy by dx एट ए रेट मेजरर। मेरा वीडियो लेक्चर का पहला 2 वीडियो है एओडी में, इसको आप छोड़ सकते हैं, कंप्लीट छोड़ सकते हैं, बाद में कभी देख लीजिएगा। फिर आपका क्या लिखा है, आपका लिखा यूज ऑफ डेरिवेटिव इन अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। मैंने इस तरह का क्वेश्चंस बताया है अपने एओडी के लेक्चर 3 में, तो ये वाला आप छोड़ सकते हैं। मींस आप मेरा एओडी कहां से देखेंगे, तो लेक्चर 4 से आप देखिए सिलेबस कहां से लिखा है, लिखा है टेंजेंट और नॉर्मल से। तो आप पहला 3 वीडियो लेक्चर इस पे मेरा छोड़ सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ
अप्रोक्सीमेशन, और ये नहीं पढ़ना। तो पढ़ना क्या क्या है सर? टेंजेंट नॉर्मल पढ़ना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ना है, और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है? मैक्सिमा मिनिमा पढ़ना है। उसका एप्लीकेशन स्टिल इंपॉर्टेंट है, काफी प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मैं रॉल्स थ्योरम, देखिए मैं एक बात बता दूं, कुछ कुछ तरीका डिफर करता है। रॉल्स थ्योरम सिलेबस में लिख रहे हैं वो हम लोग क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी में, लेकिन मैं रॉल्स थ्योरम भी डील करता हूं एओडी में ही। तो मेरा आप एओडी के लेक्चर और रॉल्स थ्योरम भी छोड़ सकते हैं। क्या क्या देख लेंगे? टेंजेंट नॉर्मल, उसमें मैंने 2 लेक्चर दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देख लेंगे, मैक्सिमा मिनिमा देख लेंगे, और मैक्सिमा मिनिमा का एप्लीकेशन देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम मूव करते हैं अगले सेक्शन की ओर। तो अगला सेक्शन अभी एक्चुअली हम कैलकुलस में ही है, और आपके सामने स्क्रीन पर, और आपके सामने स्क्रीन पर अब क्या आ गया? अब आ गया कैलकुलस का इंटीग्रेशन वाला पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट में जो इससे रिलीफ दिया गया है, इसका मुझे कुछ मतलब नहीं समझ में आया। ये जो आप देख रहे हैं ना कि ये वाला फॉर्म नहीं आएगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब मुझे लगता है अगर सिलेबस कट करने वाले मुझको सुन रहे हैं तो सर आपने इसे क्यों काटा है? सर आप हमें बताइए, ये मैं आप क्वेश्चन सेटर से क्वेश्चन कर रहा हूं, आप मुझे बताइए कि इसमें और इसमें कितने का डिफरेंस है। अगर ये क्वेश्चन यहां पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, जैसे ये इसके साथ डिवीजन है और ये क्वेश्चन इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाए, तो आप बताइए कितने का डिफरेंस है। सर कोई डिफरेंस नहीं है सर, बस डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि इसमें आप dx बाई जो रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर जो भी आपका x स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर यूज करेंगे, तो इसमें आप क्या करेंगे? तो ये आपको बहुत फायदा नहीं दे रहा है। हम कहेंगे आप इसको पढ़ लीजिएगा, हम अपने वीडियो में एक ही साथ पढ़ा दिए हैं, बहुत फायदा नहीं दे रहा है। हमने वीडियो में बताया भी है कि ये दोनों एक ही चीज होता है, ये रहेगा तो ये रिजल्ट, और ये 2 फॉर्म में ब्रेक होगा। पहला फॉर्म इसका डेरिवेटिव, कुछ लोग को बात नहीं समझ में आ रही होगी अगर नहीं पढ़े हैं तो, इसलिए हम बोल रहे हैं पूरा के बाद एक बार इसको और देखिएगा। इसमें क्या होता है? इसका एक डेरिवेटिव और एक हमारा इस पार्ट में ब्रेक होता है रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो फॉर्म 11 मेरा पूरा पढ़ दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म होता है इंटीग्रेशन का। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक बात और है जो आप नीचे देखिए, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ ए सम, ये वाला आपको रिलीफ करेगा। इसमें बहुत लोगों को दिक्कत होती है, ये क्वेश्चन बनाना होता है कि निकालिए 1 से 2x स्क्वायर dx फर्स्ट प्रिंसिपल से या लिमिट एज ए सम से। ठीक है, तो भाई ये सीधा आप x क्यूब बाई 3 करके नहीं बना सकते, इसका अपना एक डिफिनेशन होता है। a to b fx dx इज इक्वल टू लिमिट h गोज टू 0 सिग्मा ऐसे करके f, ठीक है, मैं जरा नीचे लिख दूं आपका, ठीक है, ऐसे करके एक डिफिनेशन होता है, लिमिट h गोज टू 0 सिग्मा f a प्लस आर एच, फिर r का मान r1 से r2 NH b माइनस ए, ऐसे करके यहाँ पे h भी रहता है, ऐसे करके आपको ये पढ़ना होता है। तो ये थोड़ा सा अलग होता है, थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ना पड़ता है, कैलकुलेशन में कंसंट्रेशन चाहिए। तो ये आपको एक रिलीफ है सिलेबस में, इसको मैं रिलीफ मानूंगा। ये वाला फॉर्म को तो मैंने रिलीफ नहीं माना, ये एक रिलीफ है। बट फिर आप इसको एक बार पढ़ के देखेंगे, ये एक्चुअली रीमान इंटीग्रल का बेसिक्स है। रीमान इंटीग्रल आगे आप पढ़ेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसको आप एक बार पढ़कर देख लेंगे। एग्जाम के लिए आप इसको छोड़ सकते हैं, हो सके तो एग्जाम के बाद पढ़ लीजिएगा लिमिट एज ए सम। ठीक है, ऐसा नहीं कि बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं, ये चीज आपका इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर हम आगे जरा बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे आपका क्या आ गया? एरिया वाला पोर्शन आ गया और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन आ गया। देखिए जरा स्क्रीन पर ध्यान से देखिए, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन चला आया। तो देखिए इस पोर्शन में क्या है, अब कह रहे हैं कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स नहीं पूछेंगे। तो कहने का अर्थ एरिया के क्वेश्चन तो फिर बड़े सिंपल हो गए कि पाराबोला y इज इक्वल टू x स्क्वायर का x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 के बीच में एरिया निकालिए। 2 कर्व नहीं, एक ही कर्व। कर्व बोर्ड में क्लियर कट लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन। अब देखिए वहां पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेट लाइन लिखा हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है? सर्कल, पाराबोला, एलिप्स। तो अब तक इसमें जो सबसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम क्लास में काफी इस पर स्ट्रेस करते हैं कि 2 पाराबोला के बीच का एरिया क्या होगा। अगर ये आपका y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये है x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, या फिर हम क्लास में करवाते हैं कि एक पाराबोला और एक सर्कल के बीच का एरिया क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस, जैसा कि सिलेबस में कहा जा रहा है कि
कि एरिया बिटवीन एनी टू ऑफ द अबव कर्व, ये आपका डिलीट कर दिया गया है, तो ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। बट आई वुड एडवाइस आप इसमें से हल्का बल्का वाला क्वेश्चन बना लेंगे जो आसानी से समझ में आ जाए, छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है क्वेश्चन सेटर को नहीं ध्यान में रहे, क्योंकि एरिया में ये जो पार्ट है ना सिंगल कर्व, इसका कोई मतलब ही नहीं, 2 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है, जबकि एरिया बिटवीन 2 कर्व से 6 नंबर वाला क्वेश्चन बनता है। तो थोड़ा आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मेरा अपना पर्सनल एडवाइस है, रेस्ट इज अपॉन यू। पर थोड़ा ज्यादा पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, मैं जहां क्लियर कट होगा वहां क्लियर कट कर दे रहा हूं, लेकिन जहां मुझे डाउट है ना, वो मैं कह रहा हूं कि नहीं थोड़ा सा आप इसको देख लेंगे। तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा डाउट है। फिर रहा डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के जिस फॉर्म को कट किया गया है उससे नॉर्मली ऐसे भी नहीं आते थे एक्चुअली, dy by dx plus p फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट ऑफ qx, ये वाला पूछा गया है, लेकिन ये वाला को कट कर दिया गया। क्वेश्चंस भी आपको कम मिलेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस भी आपको कम मिलेंगे, तो ठीक है आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग पूरा पढ़ना। हाँ एक बात और, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हटा दिया गया, ये एक इंडिपेंडेंट काम किया गया है, यहां थोड़ा सा आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एकदम अलग तरह का चीज होता है, उसको पढ़िए या नहीं पढ़िए, डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री निकालना, ठीक है, उसका ऑर्डर निकालना, सॉल्व करना, उसको बहुत मतलब नहीं है। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो आपका घटा हुआ है वो एक आपका रिलीफ, उसको आप छोड़ सकते हैं। बट यहाँ पे एरिया में आप 2 कर्व यूज करिए, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, हर्ज नहीं है, और इसको आप कंप्लीटली छोड़ सकते हैं, ठीक है। हालांकि दोनों एक ही चीज, ये जानते हैं ना, तो ये जानने में आपको बहुत कम से बस एक क्वेश्चन है और क्लियर हो सकता है। तो चलिए खोलिए, लास्ट में हम आते हैं, ठीक है। अब जो आप देख रहे हैं वो आपका क्या वेक्टर है, 3D है, साथ में आपका क्या प्रोबेबिलिटी है। तो वेक्टर में सीधा सीधा स्केलर टेबल प्रोडक्ट हटा दिया गया है, तो चलिए ये बढ़िया है, क्योंकि ये अलग होता है, ठीक है। आप अगर वेक्टर तक नहीं पहुंचे हैं तो आप ये जान लीजिए, वेक्टर में आप डॉट प्रोडक्ट तो जानते हैं, ए डॉट बी, आप क्रॉस प्रोडक्ट भी जानते हैं, और स्केलर टेबल प्रोडक्ट होता क्या है, जैसे देखिए ए डॉट बी क्रॉस सी, ये 3 वेक्टर है, इसलिए ये क्या हो गया ट्रिपल, ठीक है। ये पहले b क्रॉस c मल्टीप्लाई होकर एक वेक्टर देगा, और उस वेक्टर का जब a से मल्टीप्लिकेशन होगा डॉट, तो फाइनली स्केलर नंबर देगा, तो ये कहलाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो इसको आप अभी छोड़ सकते हैं, लेकिन इसको आप जरूर से ऊपरी तौर पे पढ़ेंगे, क्योंकि 3D में प्लेन के इक्वेशन में इसकी थोड़ी सी हम लोग थ्योरी यूज करते हैं, ये 0 होता है जब वेक्टर कोप्लेनर होता है, तो ये बात भी ध्यान रख लेंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। और बाकी आप इसको कंप्लीट छोड़ सकते हैं, जब सिलेबस से कट कर दिया गया तो क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों से ये थोड़ा इंडिपेंडेंट टाइप का टॉपिक है। चलिए, इसके बाद जो कुछ आपका 3D में कट किया गया है वो नहीं के बराबर है, ठीक है। अगर आपने पढ़ा है तो 3D में 3 तरह का एंगल होता है, 2 लाइन के बीच में, एक प्लेन और एक लाइन के बीच में, और 2 प्लेन के बीच में। तो इस तीनों का लगभग एक ही फॉर्मूला है, ये cos थीटा में आता है, cos थीटा में आता है, sin थीटा में आता है, और इससे बहुत सिंपल क्वेश्चन बनता है। इसको कट कर देने के बाद भी कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें इसका रिजल्ट यूज होगा, इसलिए आप इसको पढ़ लेंगे। बाकी 3D में क्वेश्चंस आएंगे, ये बड़े फंडामेंटल रिजल्ट होते हैं। इस दोनों में cos थीटा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन रूट ओवर a1 a स्क्वायर प्लस b1 a स्क्वायर प्लस, अभी आपने नहीं पढ़ा होगा, सेकंड टाइम आप जरूर देखेंगे पूरा सिलेबस पढ़ने के बाद, तब आपको पता चलेगा मैं क्या बोल रहा हूं। ये फॉर्मूला होता है, लाइन और लाइन में cos थीटा, प्लेन और प्लेन में इसके नॉर्मल से निकलता है cos थीटा, और लाइन और प्लेन में sin थीटा हो जाता है, क्योंकि ये एंगल 90 माइनस थीटा बनता है। तो ये फॉर्मूला आप पढ़ लेंगे, इसको आप छोड़ेंगे नहीं। और आपका क्या बच रहा है, ठीक है, तो 3D हो गया। लास्ट में आपका है मैथमेटिकल फॉर्मेशन ऑफ एलपीपी। अच्छा, एलपीपी पे आ जाइए। तो देखिए एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ये आप लोग नहीं पढ़े हैं अभी तक। इसमें होता क्या है ऐसा, अभी नहीं, इसको सब लोग लास्ट में पढ़ता है। इसका मैक्सिमम या मिनिमम मान निकालिए सब्जेक्ट टू कंडीशन 2x प्लस वाई 5 से बड़ा है, 4x प्लस 3y 50 से छोटा है, x बड़ा है y से, x बड़ा ग्रेटर देन 0 से, y ग्रेटर देन 0 से। एक सीधा क्वेश्चन आता है एकदम मैथमेटिकल फॉर्मेट में,
और यहां पे जो वो लिख रहे हैं कि मैथमेटिकल फॉर्मेशन नहीं आएगा, तो इसमें आप देखेंगे दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो ये सीधे क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन लैंग्वेज में होता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन होता है। ठीक है, कि उस प्रैक्टिकल सिचुएशन से इस क्वेश्चन को फॉर्म करना पड़ता है। और अब तक बोर्ड में ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे थे, खासकर सीबीएसई बोर्ड में। रीजनल बोर्ड की बात करें तो अपने अपने रीजनल बोर्ड में आप देख लेंगे। तो ये जो आपका फॉर्मेशन है, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मेशन वाला पार्ट नहीं आना चाहिए, तो लैंग्वेज वाला पार्ट नहीं आना चाहिए। एक लैंग्वेज मेंशन है और उससे आप ये फ्रेम करते हैं, वो नहीं आना चाहिए। सीधा सीधा क्वेश्चन दिया होना चाहिए और आपको इसमें से आंसर पे आना है। यहाँ पे दो चीज और मेंशन है, बाउंडेड और अनबाउंडेड। तो जब इस एरिया को हम लोग बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा एक बाउंडेड फिगर आता है, ये शेडिंग होता है, और कभी कभी जो इसकी शेडिंग होती है वो शेडिंग बाहर की ओर होती है। तो अनबाउंडेड में एक नया रूल आता है, एक बार पढ़कर देख लीजिएगा वो नया रूल क्या होता है, और उसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस नहीं करना है। बट अब रही बात सर, ये जो प्रॉब्लम है, जो लैंग्वेज प्रॉब्लम है फॉर्म करना, हम एडवाइस करेंगे, आप देख लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, छोटा मोटा हो सकता है लैंग्वेज में क्वेश्चन दे दिया जाए, पर सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं देना चाहिए। फाइनली आपका क्या है, फाइनली आपका क्या, प्रोबेबिलिटी सेक्शन। तो प्रोबेबिलिटी सेक्शन में आपका क्या कट हो गया है, मीन एंड वेरिएंस कट हो गया। ठीक है, बढ़िया तरीका कट हो गया, वो एकदम इंडिपेंडेंट है। एक्चुअली मीन एंड वेरिएंस एज ए प्रोबेबिलिटी जो है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होने लगता है। हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं, अलजेब्रिकली पढ़ते हैं, तो मीन एंड वेरिएंस वाले पार्ट को आप कंप्लीट छोड़ सकते हैं, वो छोड़ा जा सकता है। लेकिन बाकी आपको पढ़ना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट उसमें बेस थ्योरम है, बेस थ्योरम देख रहे हैं ना, उस पे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये मैंने आपको डील किया रिड्यूस सिलेबस के बारे में। सिलेबस आपके सामने है और आप जो भी चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे हमने जो बात किया उसको देखिएगा। कुछ पार्ट कट होने के बाद भी हमने एडवाइस किया है कि आप इसको कर लेंगे, क्योंकि एकदम से हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन सेटर के माइंड में नहीं होता है। कहीं दे दिया तो आप ये हल्ला नहीं कर सकते कि सर ये तो नहीं बोला था। नहीं, यहाँ के बीच में जो होती है ना, कभी कभी बहुत थिन लाइन होती है, कभी कभी बहुत थिन लाइन होती है। अब कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटरमिनेंट नहीं दिया, छोटा सा एक क्वेश्चन दे दिया जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी लगाना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटरमिनेंट नहीं देने का अर्थ है कि ठीक है, वैसे आप विदाउट प्रोबेबिलिटी भी बना सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी पढ़ लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। तो ये जो हमने आइडिया लिया, इसको आप टाइम टू टाइम देखिएगा, जरूर से देखिएगा। जैसे जैसे आप सिलेबस पढ़ते जाएंगे, हर बार आपको लेके मैं कुछ और बात बता रहा हूँ। अभी सिलेबस चूंकि आपने कोर्स पूरा नहीं किया तो कुछ बात आपको लग रहा होगा सर ने क्या बोला नहीं समझे, लेकिन जैसे ही सिलेबस पूरा करेंगे आपको सारी बात समझ में आएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, थैंक यू।